नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है मानव उत्पत्ति का इतिहास एवं विकास। इतिहास की श्रृंखला में इस विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। अक्सर हम इतिहास पढ़ते हुए हम इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से करते हैं, हम मानव उत्पत्ति को भूल जाते हैं। दरअसल अगर हमें पाषाण काल को समझना है तो हमें सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति को समझना पड़ेगा और मानव उत्पत्ति पर अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, तभी हम पाषाण काल को समझ पाएंगे कि किस प्रकार पाषाण काल में मनुष्यों का या होमोसेपियंस का आगे विकास होता है। तो मानव उत्पत्ति को समझने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी समझ को और बढ़ा करके सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई, फिर कैसे धीरे धीरे इस पे जीवन का जो है अस्तित्व होता है और फिर उसमें धीरे धीरे मनुष्यों का जो है यहाँ पे जीवन अस्तित्व में आता है और फिर धीरे धीरे उसमें विकास होता है। तो सबसे पहले आइए आज हम समझते हैं कि हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ। तो धरती का निर्माण जिस वजह से हुआ उसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग दरअसल बिग बैंग के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेतेयर हैं। जॉर्ज लेमेतेयर क्या कहते हैं कि आप हमारे ब्रह्मांड में जितने तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ पहले एक पॉइंट में ही सिमटा हुआ था और उस पॉइंट की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा थी। तो ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, हाई डेंसिटी वाला पॉइंट था वो। और क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी इस वजह से उसका घनत्व ज़्यादा था, इस वजह से उसका तापमान भी अत्यधिक था और हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर वाला यह पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था कहीं, और किन्हीं कारणों से इसमें विस्फोट होता है और इसी विस्फोट से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जितनी आज आपको आकाशगंगाएं, जितने करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों आकाशगंगाएं, करोड़ों सूर्य, करोड़ों ग्रह, करोड़ों उपग्रह दिख रहे हैं, ये सब कुछ उसी बिग बैंग की ही देन है। तो एक महाविस्फोट होता है और उस महाविस्फोट से हजारों करोड़ों गैलेक्सीज, यूनिवर्स का निर्माण होता है और उसी तरह हमारी गैलेक्सी का भी निर्माण होता है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है और उसी में हमारी धरती भी एग्जिस्ट करती है। तो यह घटना करोड़ों साल पहले हुई। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जीवन का विकास शुरू होता है। लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक यह महाविस्फोट होता है और उसके बाद जब धरती अस्तित्व में आती है तो धीरे धीरे धरती के जलवायु में परिवर्तन शुरू होता है और इसी परिवर्तन से यहाँ धीरे धीरे जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। सबसे पहले यह जीवन जलीय रूप में था, एक्वेटिक एनिमल्स थे, फिर धीरे धीरे उभयचर और फिर हम देखते हैं कि आगे इसमें जमीन पे चलने वाले जीवों का विकास होता है और इसी विकास में हम देखेंगे कि धीरे धीरे मनुष्यों का भी धरती पे विकास शुरू होता है मैमल्स के रूप में। तो जब हम मानवों को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रामाथिपिकस। रामापिथिकस में क्या होता है कि हमारे और बंदरों के पूर्वज इस काल में लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व कहीं ना कहीं एक ही थे। तो होता यूं है कि रामापेथिकस हमारे कहीं ना कहीं हमारे और बंदरों के पूर्वज को ही कहा जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक थे। और ये रामापिथिकस का 2 करोड़ वर्ष पूर्व आविर्भाव होता है। उसके बाद हम इसको 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोलेपिथिकस और दूसरे जो महाकपि वानरों के रूप में ही रह जाते हैं। एस्ट्रोलेपिथिकस क्या है कि जब आप देखेंगे कि रामापेथिकस जो है वो अभी 4 पैर पे चलने वाला एक कपि है, बंदर के रूप में ही है, लेकिन किन्हीं कारणों से खाने की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में कुछ बंदर पेड़ों से उतर कर जमीन की तरफ, ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं और जब वे ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं बेहतर भोजन और बेहतर जीवन की तलाश में, जीवन प्रत्याशा की तलाश में, तो उसे हम एस्ट्रोलेपिथिकस कहते हैं। और इसी एस्ट्रोलेपिथिकस का आगे हम देखेंगे कि विकास होमोसेपियंस के रूप में होता है। तो आज से 25 लाख साल पूर्व कुछ बंदर पेड़ों से उतर के जमीन की तरफ रुख करते हैं और वो धीरे धीरे उन्हीं को हम एस्ट्रोलेपिथिकस के रूप में देखते हैं। ये एस्ट्रोलेपिथिकस, और हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोलेपिथिकस अलग है और महाकपि वानर ये अलग है। ये दोनों एक साथ, इन दोनों का कहीं ना कहीं ग्रास रूट, ट्री रूट
फैमिली रूट देखेंगे तो एक ही है, लेकिन जब ये दो अलग भाग में बढ़ते हैं, इन्हीं में से कुछ बंदर निकल के जमीन की तरफ जाते हैं और कुछ पेड़ों पे ही रह जाते हैं। तो जो जमीन की तरफ जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और जो पेड़ों पर रह जाते हैं वो महाकपि या वानर के रूप में ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आगे जो इवोल्यूशन होता है वो होता है होमो हैबिलिस के रूप में। होमो हैबिलिस क्या होते हैं? होमो हैबिलिस वो होते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जब वो पेड़ों से जमीन पे आते हैं तो सर्वप्रथम वो भी 4 पैरों पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब वो जमीन पे जाते हैं, जमीन की चुनौतियों को फेस करते हैं, तो उनमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं। ये अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, हाथों से पत्थर उठाना, पत्थर फेंकना, शिकार करना, इस तरह की चीज़ों को जब ये करना शुरू करते हैं तो इनमें जो ये धीरे धीरे 2 पैर पे चलने का प्रयास करते हैं और अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। और ये होमो हैबिलिस आगे चल करके होमो इरेक्टस के रूप में आते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और जब ये होमो हैबिलिस इरेक्टस के रूप में आते हैं तो एकदम सीधे तन के चलने वाले जीवों के रूप में इनका विकास होता है और ये अपने हाथ का खुल के प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो इन्हें हम होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस जो सीधे चलने वाले, जो बंदर 4 पैरों पर चलते थे अब वो सीधे चलने लगे थे, अपने हाथों का खुल के प्रयोग करने लगे थे, तो इन्हें हम होमो इरेक्टस के रूप में देखते हैं। और इन्हीं होमो इरेक्टस का आगे चल करके निएंडरथल्स के रूप में इनका विकास होता है। निएंडरथल्स कौन थे? निएंडरथल्स अब धीरे धीरे समझदार जानवरों के रूप में विकसित हो रहे थे, आग का प्रयोग करना सीख चुके थे, आवास में रहना सीख चुके थे, अलग अलग गुफाएं बना रहे थे, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख रहे थे और भोजन पका करके खाना। इन्होंने भोजन की समस्याओं से निपटने के लिए भोजन को पकाना शुरू किया, क्योंकि ये आग के प्रयोग को जान चुके थे। इस वजह से इन्होंने भोजन को पकाना भी शुरू कर दिया था। भोजन को पकाने से खाद्यान्न की जो समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कैसे समाप्त हुई कि जिन भोजन को पहले ये पचा नहीं सकते थे उन्हें धीरे धीरे उबाल करके या भून करके खाना शुरू करते हैं। मांस को इन्होंने पका करके खाना शुरू किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि निएंडरथल्स जो थे अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि थोड़े सिविलाइज्ड हो रहे थे। और यही निएंडरथल्स का आगे जो रूप है होमो सेपियंस है, जिसे हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं, जिस रूप में आज हम आपके समक्ष खड़े हैं तो हमें होमो सेपियंस कहते हैं। ये आधुनिक मानव आज से लगभग 15,000 पूर्व पूरे तौर पे होमो सेपियंस के रूप में विकसित होता है। तो आप देखते हैं कि क्रमिक विकास के इस सिद्धांत के तौर पे सबसे पहले हमारे बीच ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, जो कि पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों से उतर करके ये जमीन पे चलना शुरू करते हैं 4 पैरों पे। फिर होमो हैबिलिस आता है। होमो हैबिलिस कौन है? जो कि अपने हाथों का धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू करता है। फिर होमो इरेक्टस आता है, जो कि सीधे चल करके सीधे 2 पैरों पर चलने वाला बंदर, जो कि अपने हाथों का खुल करके प्रयोग कर रहा है। फिर निएंडरथल जो कि अब धीरे धीरे आग का प्रयोग सीख चुका है, पत्थरों को लड़ा करके आग को कंट्रोल करना सीख चुका है, भोजन पकाना सीख चुका है, आवासों में रह रहा है, तो इसे हम निएंडरथल्स कहते हैं। और होमो सेपियंस, होमो जीन्स है और ये सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान रूप में जो हमारा विकास हुआ इसी को हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और ये होमो सेपियंस आज के हम और आप हैं, और हमारा इस होमो सेपियंस के रूप में विकास 15,000 वर्ष पूर्व होता है। इस थ्योरी को हम क्रमिक विकास कहते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट को हम लोग इस रूप में देखते हैं। अब बात यह है कि अब नए इतिहासकार और नए पुरातत्वविद इस थ्योरी का कहीं ना कहीं खंडन करते हुए नजर आते हैं। यह थ्योरी अब अपने खंडन के कगार पे है। एक नई थ्योरी अब हमारे सामने आ रही है इवोल्यूशन की या विकास की। हम उस पर भी एक नज़र जरूर दौड़ाएंगे या एक नज़र से उसे भी जरूर देखेंगे कि नई थ्योरीज क्या कहती हैं। दरअसल जो नई थ्योरीज है अगर उसे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं रामापेथिकस को तो मानते हैं कि हमारा पूर्वज जो था वो रामापेथिकस ही था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो 25 लाख साल पूर्व था। लेकिन इसके बाद जो नए साक्ष्य हैं और जो नए इतिहासकार हैं और जो नए पुरातत्वविद हैं वो उन नए साक्ष्यों के आधार पर यह कह रहे हैं कि दरअसल जो ये हम क्रमिक विकास देख रहे हैं यह क्रमिक विकास था ही नहीं। हमने क्रमिक विकास में देखा कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो हैबिलिस था, फिर होमो इरेक्टस था, फिर निएंडरथल थे, फिर होमो सेपियंस थे। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था, ये सब कोई एक ही कालखंड में थे। उसी समय होमो हैबिलिस भी था, इरेक्टस भी था, निएंडरथल्स भी था और सेपियंस भी था, और इनके बीच में युद्ध भी हुए थे। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो आइए हम इस नई थ्योरी में देखते हैं कि ऐसा कौन से साक्ष्य हैं और किस तरीके से ये कह रहे हैं कि इसका क्रमिक विकास न होकर के एक नई थ्योरी को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 20 लाख साल पूर्व तमाम पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। तमाम पार्ट्स में डिवाइड होने का कारण क्या था? कुछ लोगों का मानना था कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये बाहर निकले और निकल करके पूरे विश्व भर में फैल गए।
अलग अलग जगहों पे, और अलग अलग जगहों पे इनका विकास अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे कि अगर हम निएंडरथल्स को देखें तो निएंडरथल्स के बारे में कहा जाता है कि इनका विकास यूरोप एवं पश्चिमी एशिया में हुआ। निएंडरथल्स जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ों से उतर करके पूरे विश्व भर में फैले तो ये अलग अलग जगहों पे इनका विकास वहाँ की जलवायु के हिसाब से अलग अलग तरीके से हुआ और अलग अलग तरीके से इनमें विकास हुए। तो यह विकास जो हम देखते हैं कि ये जो निएंडरथल्स हैं, सबसे पहले अगर निएंडरथल्स को देखें, इसको होमो निएंडरथल्स कहते हैं। होमो निएंडरथल्स जो थे इनका विकास माना जाता है कि यूरोप एवं पश्चिमी एशिया के मनुष्यों के रूप में हुआ। फिर वहीं अगर हम देखें इरेक्टस को, इरेक्टस कौन थे? तो इरेक्टस माना जाता है कि एशिया में जिनका विकास हुआ, जिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एशिया में विकास हुआ उसे हम इरेक्टस कहते हैं। और फिर अगर हम देखें फ्लोरेंसिस, अच्छा ये बहुत ही शानदार साक्ष्य हमारे हाथ लगे हैं कि फ्लोरेंसिस में इंडोनेशिया में जो हमें कंकाल मिले वो बौने लोगों के थे। तो ये इंडोनेशिया पे जो मानव मिले वो बौने थे। ये घटना कैसे हुई और किस तरीके से वहाँ के मानव जो है, अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आगे उनका विकास होता तो किस तरीके से ये बौने हो गए या किस तरीके से बौने के रूप में विकास हुआ। तो अगर इसे हम देखें तो इसके पीछे एक थ्योरी कहा जाता है कि जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूरे विश्व भर में फैल रहे थे तो किन्हीं कारणों से ये इंडोनेशिया पहुंचे, और जब ये इंडोनेशिया पहुंचे तो उस समय समुद्र का स्तर एकदम छिछला था। तो ये चल करके उस पे ये लोग इंडोनेशिया के द्वीप पे पहुंचते हैं, और जब इस द्वीप पे पहुंचते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे समुद्र का स्तर उठना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो उस द्वीप पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जब ये उस द्वीप पे फंस जाते हैं तो वहाँ पे खाने पीने की संसाधनों की कमी होने लगती है। इस वजह से जो जीव यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते थे वो धीरे धीरे मर जाते हैं, और इन्होंने कम भोजन में अपने आप को वहाँ के जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया, और बहुत सालों के बाद, लाखों सालों के बाद धीरे धीरे इनका विकास बौनों के रूप में हो गया। और ये माना जाता है कि लगभग 1 मीटर और 25 किलो के हुआ करते थे। अब इनके अस्थि कंकाल भी हमारे समक्ष आ चुके हैं, इसी वजह से धीरे धीरे इस थ्योरी का खंडन हो रहा है। ये लगभग 1 मीटर के और 25 केजी इनका वजन हुआ करता था, और ये इंडोनेशिया में पाए जाते थे, फ्लोरेंसिस द्वीप पे। फिर इसी तरह एक अभी हाल ही में 2010 में साइबेरिया के डेनिसेवा गुफा में खुदाई हुई, वहां से हमें फिर एक नए साक्ष्य मिले हैं जिसमें कि एक नए जीन के मानव के बारे में हमें पता चला है कि अलग जीन्स के मानव थे। ठीक है, फिर उसी तरह होमोसेपियंस थे। होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका के महाद्वीप में हुआ, और ऐसे न जाने कितने हमारे भाई बहन या हमारे प्रजाति के लोग हो सकते हैं जो कि अभी भी धरती के नीचे दबे हों और जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो दरअसल क्या है कि हम मनुष्य शुरू से ये समझते आए हैं, जब से हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तब से हमें यही लगता है कि इस धरती पे एकमात्र मानव हम ही हैं। लेकिन अब जो ये साक्ष्य हैं ये बता रहे हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व हमारे प्रजाति के भी अलग अलग इंसान रहा करते थे, जिनसे हमारा कभी युद्ध हुआ होगा या कुछ जलवायु परिवर्तन हुए होंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका इस धरती पर से विलोपन हो गया, वो विलुप्त हो गए, और एकमात्र प्रजाति के रूप में सिर्फ और सिर्फ हम होमोसेपियंस ही बचे। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से या क्या क्या घटनाएं हुई। कहा जाता है कि जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जब इसने जमीन की तरफ रुख किया और सीधा चलना शुरू किया, तो धीरे धीरे हुआ यूं कि इनकी जो आंतें थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी और इनके मस्तिष्क का विकास होने लगा। जब इनकी आंतें छोटी होने लगी तो इनके जो ऊर्जा का खपत था वो आंतों से मस्तिष्क की तरफ होने लगा, और ये सबसे ज्यादा खपत अपने ऊर्जा का अपने मस्तिष्क के लिए करने लगे, और इनके मस्तिष्क का विकास होते चला गया, जिस वजह से हम देखेंगे कि ये जो निएंडरथल्स थे, इरेक्टस थे, फ्लोरेंसिस थे या होमोसेपियंस थे, ये धीरे धीरे अपने मस्तिष्क से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, और अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से इनका जो है विकास होता है। अब आगे की घटना यह कहती है कि जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ, और होमोसेपियंस ने धीरे धीरे अलग अलग जगहों से इन सभी लोगों को या तो मार करके और अन्य तरीकों से इनको इस धरती से खत्म कर दिया, विलुप्त कर दिया, और एकमात्र प्रजाति होमोसेपियंस ही रह गई। हालांकि होमोसेपियंस के बाद इतनी सक्षमता आई कैसे, होमोसेपियंस कैसे इतने सक्षम बने कि वो निएंडरथल्स को भी एक्सक्यूट कर दिए। तो निएंडरथल्स होमोसेपियंस से ज़्यादा हट्टे कट्टे और बलवान हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि होमोसेपियंस ने जो विकसित किया या जिसे अपने औजार बनाया वो था भाषा। होमोसेपियंस ने भाषा का विकास कर लिया था, और भाषा का विकास एक क्रांति जिसे आप कह सकते हैं वो क्रांति ही थी। किस तरीके से क्रांति थी कि ये अपने आचार विचार को, अपने अनुभवों को
अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ साझा कर लेते थे, और साझा करने की वजह से जो इनकी रणनीति थी, जो इनके काम करने की शैली थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी। और इन्होंने भाषा का विकास किया, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाया। और क्योंकि ये निएंडरथल इरेक्टस, ये अपने आप को उस तरीके से विकसित नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इन्होंने शारीरिक बल पर ज़्यादा प्रयोग किया, और इस वजह से क्योंकि होमोसेपियंस ज़्यादा तेज थे, तर्रार थे, और तेज होने के साथ साथ इन्होंने अपने मस्तिष्क का निर्माण किया, इन्होंने भाषा का विकास किया, और इस वजह से ये सफल हो पाए, सक्षम बन पाए कि इन सभी को ये इस धरती से एक्सक्यूट कर सकें, हटा सकें। और होमोसेपियंस ने इनको धीरे धीरे करके इस धरती से खत्म कर दिया, और कुछ जो थे वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से चले गए। तो एक प्रश्न और उठता है कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन तो हुआ, बंदर से इंसान धीरे धीरे होमोसेपियंस के रूप में विकसित हो गया, एक बुद्धिमान प्राणी बन गया, जिसने भाषा का विकास कर लिया, जिसने आधुनिक आप टेक्नोलॉजीज का देख रहे हैं सब कुछ विकास कर लिया। तो क्या ये इवोल्यूशन सिर्फ मनुष्यों में हुआ? और अगर मनुष्यों में हुआ तो सिर्फ मनुष्यों में ही क्यों हुआ, जानवरों में क्यों नहीं हुआ? दरअसल इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में नहीं हुआ, इवोल्यूशन जानवरों में भी हुआ। जो शेर थे, उन्होंने अपने शिकार करने की रणनीति को और बेहतर बनाया, हिरणों ने अपनी रफ्तार को और तेज किया, गेंडों ने अपने गुस्सा को और ज़्यादा आक्रामक बनाया। तो सभी जानवर धीरे धीरे अपने आप को इवोल्यूट कर रहे थे, और इंसानों ने धीरे धीरे अपने समझ को और विकसित किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक जंगल हो और उस जंगल में एक इंसान को और एक चिंपैंजी को छोड़ दिया जाए, तो और आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ अपना जीवन जी सकेगा, या कौन ज़्यादा वहाँ पे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा, तो आप सीधे कहेंगे कि एक चिंपैंजी। क्यों? क्योंकि उसने अपने शारीरिक रूप का इस तरीके से एवोल्यूट किया है, इस तरीके से विकास किया है, अपने DNA को इस तरीके से उसने चेंज किया है कि वो प्राकृतिक रूप में बहुत ही आसानी से रह सकता है। हम मनुष्य शारीरिक तौर पे उतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन अगर आपसे इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और इस तरीके से पूछा जाए कि अगर किसी जंगल में 1000 चिंपैंजियों को और 1000 मनुष्यों को छोड़ा जाए और कौन बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाएगा, कौन लंबे समय तक वहां टिक पाएगा, तो आप सीधे बोलेंगे कि 1000 मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास संगठन की ताकत है, मनुष्य संगठित है। और संगठित किस आधार पे है? तो संगठित है वो भाषाई आधार पे। 1000 चिंपैंजी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ समझ विकसित नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ अपने इतिहास की चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1000 मनुष्य हैं तो वो संगठित रहेंगे, एक दूसरे से एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बेहतर रणनीति बनाएंगे। और यही चीज मनुष्यों को अन्य जीवों से अलग करता है। जब सारे जानवरों में शारीरिक रूप से इवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय मनुष्यों के मस्तिष्क का निर्माण हो रहा था, और इसी मस्तिष्क के बदौलत आज होमोसेपियंस पूरी दुनिया पे, इसी भाषा के बदौलत पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। इंसानों के विकास में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रही। पहला, हाथ का विकास होना, शरीर का सीधा होना, और तीसरा भाषा का निर्माण करना। इन तीनों घटनाओं ने मनुष्य को, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे था, जो मनुष्य खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे था, वो धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में सबसे ऊपर आ गया, और उसने पूरे प्रकृति को अपने अनुरूप बना लिया। आज इस धरती का एकमात्र जीव मनुष्य ऐसा है जो कि धरती पे राज कर रहा है। और राज करने का कारण क्या है? राज करने का कारण मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क का विकास, उसकी भाषा का विकास, और तमाम चरणों से गुजरने के बाद इस तरह की घटनाओं से मनुष्य अपने आप को बेहतर बना पाया। तो आज के इस चैप्टर में हमने समझा कि किस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से चीज़ें बदली, और किस तरीके से मनुष्य, जो कि खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे था, धीरे धीरे सबसे ऊपर आकर के बैठ गया। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं, और आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाया। जो आपके सुझाव होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।